हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेल डिवीजन और सेल साइकिल का डिफिनीशन और उसका इम्पोर्टेंस के बारे में जाना था। और हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक जाइगोट जो कि सिंगल सेल होता है उससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक ह्यूमन डेवलप होता है। कैसे वो धीरे धीरे ग्रोथ करके अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है। कैसे एक छोटा सा सीड प्लांट्स में बिग प्लांट्स में फॉर्म होता है। कैसे एक वर्म बटरफ्लाई में बनता है। कैसे सारा ऑर्गेनिज्म एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। और ये भी देखा था कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन का क्या इम्पोर्टेंस है कि सेल डिवीजन से ग्रोथ, सेल डिवीजन से जो भी अगर कोई इंजरी है उसको रिपेयर कैसे हो, वो रिप्रोड्यूस कैसे करे, फिर वो रीजनरेट कैसे करे, इसके बारे में हम लोगों ने उसका ओवरव्यू देख लिया था। और आज हम लोग सेल साइकिल का डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे कि एक सेल साइकिल कैसे अपने फेजेस को कंप्लीट करके एक सेल से दो सेल्स को डिवाइड करता है। पहले हम लोग एक सर्किल को बनाएंगे। इस सर्किल में फिर सारा फेजेस बनाएंगे। जैसे फर्स्ट आपका हो गया G1, फिर उसके बाद एस, फिर G2 डैट, और उसके बाद आपका आया कैरियोकाइनेसिस, फिर आपका होगा साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस बी, और स्टेप में पूरा होगा PMA, PMAT मीन्स प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम लोग वन बाई वन देखते हैं। पहले तो हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, ये इंटरफेज है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में देखा था कि इंटरफेज क्या है। प्रिपरेटरी फेज मतलब सेल डिवाइड होने के पहले वो क्या होता है, प्रिपरेशन करता है कि हाउ टू डिवाइड इंटरफेज। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक आपका इंटरफेज हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, एम फेज, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज और एम फेज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि इंटरफेज को प्रिपरेटिव फेज भी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, और नॉन ड्रामेटिक फेज भी बोलते हैं। और एम फेज को क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक फेज बोलते हैं। जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है यही एम फेज में होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के द्वारा। और आप लोगों ने इस चार्ट में देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जो सर्किल है वो लॉन्गेस्ट है। तो इंटरफेज तो बड़ा फेज हुआ, प्रिपरेटरी फेज ऐसे भी बड़ा फेज होता है। 95% ऑफ द सेल साइकिल कंप्लीट्स हेयर, बट वी कैन नॉट सी इन द माइक्रोस्कोप। वी सी माइक्रोस्कोप में जो हम लोग देखते हैं वो एम फेज को देखते हैं। एम फेज का जो भी फेजेज है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब हम लोग को माइक्रोस्कोप में दिख जाता है, पर इंटरफेज हम लोग नहीं देख पाते। ऐसे भी किसी का प्रिपरेशन तो हमें नहीं दिखता है। अगर हम किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी कंपटीशन के लिए, किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो हम लोग कोई भी जो देखता है वो क्या देखता है, रिजल्ट देखता है। तो रिजल्ट तो आपको एम फेज में मिलेगा। यहाँ पे तो आपका प्रिपरेशन चल रहा है, तो ये चीज़ हम लोग नहीं देख पाते हैं। जो देख पाते हैं वो एम फेज है। ठीक है, एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगता है, और उसमें सिर्फ 23 आवर्स पूरा इंटरफेज में कंप्लीट होता है, और सिर्फ 1 आवर्स में एम फेज कंप्लीट होता है। और एम फेज भी
जो माइटोटिक फेज बोले या मियोसिस फेज, ये दो फॉर्म में होता है, एक माइटोटिक और एक मियोसिस। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। पहले इंटरफेज को हम लोग कंप्लीट करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली सेल क्या करता है। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले यहाँ पे मान लीजिए एक सेल आया G1 में, सिंगल सेल है। अब इस सेल से ही सारा चीज़ होना है, इसी सेल से दो सेल्स बनना है। ये पेरेंट सेल है आपका, ये है पेरेंट सेल। तो G1 क्या है, आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा, या ये जो है G1 फेज होता है जो लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का, लॉन्गेस्ट फेज है पहला। और यहाँ क्या, सेल अगर आया, यहाँ पर सेल इसमें एंट्री कर रहा है, तो सेल अगर है इसमें आ रहा है तो पहले क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, तो यहाँ पे ग्रो होगा, सेल ग्रोथ करेगा, लॉन्गेस्ट फेज है। अब ग्रोथ के लिए उसको क्या चाहिए, मीन सारा मटेरियल वो इकट्ठा करेगा सारे जगह से। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपना जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म मतलब जो भी फ्लूइड है उसको वो इंक्रीज करेगा। तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड को इंक्रीज करेगा। और क्या कर सकता है, अब किसी चीज़ का ग्रोथ के लिए अगर हम लोग बोलते हैं ना कि आपको ग्रोथ करना है, अगर बेबी को डेवलप करना है, तो उसके लिए हम लोग को कुछ एनर्जी सोर्स लेते हैं। तो उसके लिए क्या लेते हैं हम लोग, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ताकि हम लोग का ग्रोथ हो। तो ये सेल्स में जो एनर्जी मिलता है उस किससे मिलता है, एटीपी से, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी है सेल का। तो यहाँ पे क्या करेगा, एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा, यहाँ पे एनर्जी को सिंथेसाइज करेगा। फिर क्या करेगा, अब आगे जाके एस फेज में आप लोग को पता है कि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ये सब हम लोग सेल में पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो जान जाइए कि सेल का जो ये डीएनए का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये क्या करेगा, पहले उसको अब रेप्लिकेट करना है, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड का भी सिंथेसिस होगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे डीएनए का क्वांटिटी, अगर यहाँ डीएनए का क्वांटिटी आपको, अगर हम लोग डिनोट कर रहे 2C है, तो यहाँ पे डीएनए क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यहाँ पे डीएनए का क्वांटिटी फिर क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। ये हम लोग डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर क्या है, क्रोमोजोम नंबर चेंज नहीं होगा। क्रोमोजोम नंबर अगर यहाँ पे आपका 2N है, तो यहाँ भी क्रोमोजोम नंबर 2N ही होगा। अब क्रोमोजोम नंबर, ये जो डैप्लॉइड सेल होता है, एक हैप्लॉइड सेल होता है, उसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग ये सब सारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। G1 को हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं, गैप 1 फेज, क्योंकि ये गैप है ना, माइटोटिक, दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में ये गैप है। फिर एस को सिंथेसिस फेज, क्योंकि यहाँ पे सिंथेसाइज होगा ना, डीएनए बनेगा, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन होता है। फिर ये गैप 2 फेज, ठीक है। ये हो गया G1 का। हम लोग देखें कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली क्या करता है, जो एक सेल है वो अपनी ग्रोथ करता है। वो ग्रोथ कैसे करेगा, वो सारा मटेरियल पहले लाएगा सब जगह से, एटीपी सिंथेसिस करेगा, फिर न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करेगा। जो चीज़ आगे ज़रूरत है, हम लोग किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं, सभी चीज़ मटेरियल को लाते हैं। पहले एक जगह मटेरियल होगा तब तो उसको अगर आगे काम आएगा तो उसको यूज कर सकते। तो यहाँ पे वही काम होता है G1 फेज में। लॉन्गेस्ट फेज है, यहाँ पे ग्रोथ होगा, सेल ग्रोथ लिख देते हैं।
फिर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगा और डीएनए क्वांटिटी। यहाँ पे हम ये इसलिए डिनोट किए हैं कि आगे आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आए। यहाँ पे क्योंकि रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मेन होगा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में यही आता है कि वेयर डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेशन आपको एस फेज में होता है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा। और एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ होगा, मीन्स कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, मीन्स न्यूक्लियस में होगा ना। डीएनए आपको कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे ये एक सेल है और यहाँ ये तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये आपका न्यूक्लियस, अंदर न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है यही तो आपका क्रोमोजोम है। और क्रोमोजोम किससे बनता है, क्रोमेटिड से बनता है। और क्रोमेटिड का सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो डीएनए है। तो डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा वो कहाँ होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन जो होगा यहीं पे होगा, आपका न्यूक्लियस में होगा। और एक और चीज़ का यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है या रेप्लिकेशन होता है, वो होता है सेंट्रियोल का। ये सब चीज़ आपको माइटोसिस में अच्छे से समझ में आएगा, क्यों ये डिप्लीकेट कर रहा है, क्यों ये रेप्लिकेट कर रहा है, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन। ये आपका न्यूक्लियस में भी इससे क्वेश्चन आ जाए। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ होगा, तो सेंट्रियोल तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये आपका सेंट्रियोल है। तो यह सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब हो गया G1 फेज। फिर एस फेज, यहाँ पे आपका डीएनए, मेनली यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। जैसे यहाँ डीएनए का क्वांटिटी अगर 2C है तो यहाँ डीएनए का क्वांटिटी 4C हो जाएगा, मीन्स डबल हो गया ना, रेप्लिकेट हो गया। अब हमको क्या करना है, और एक बात और, इस सिंथेसिस फेज में एक हिस्टोन प्रोटीन, अब कोई चीज़ डुप्लीकेट हो गया तो उसको क्या पैकेजिंग का भी ज़रूरत है ना। सबसे बड़ा चीज़ होता है पैकेजिंग। किसी चीज़ को अगर बना दिए तो उसको पैकेजिंग कैसे करेंगे, तो हिस्टोन प्रोटीन, जिसको डीएनए पैकेजिंग के नाम से जानते हैं, डीएनए पैकेजिंग, तो वो भी यहीं पे आपको होगा, इसका भी सिंथेसिस यहीं पे होगा, ठीक है। अब आपका आता है G2 फेज, गैप 2 फेज। यहाँ पे क्या होगा, सारा प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, जो भी प्रोटीन्स का ज़रूरत है। यहाँ सारा प्रिपरेशन ही आपका हो रहा है, पहले सेल ग्रोथ कर रहा है, फिर डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, ताकि जब एक्चुअल सेल डिवीजन हो तो उसको किसी चीज़ का कमी ना हो, किसी चीज़ का दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। और यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्म होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिर ये आपका एम फेज है, जिसमें माइटोटिक और मियोसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस, फर्स्ट आपका न्यूक्लियस डिवीजन होगा। कैरियोकाइनेसिस का हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। कैरियो का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और ये साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा आज। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसको डिटेल में हम लोग माइटोसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो ये फेज है ये हम लोग देख लिए कि G1 एस G2 जो कि इंटरफेज का एक पार्ट है, प्रिपरेटरी फेज का एक पार्ट है, कि कैसे सेल प्रिपेयर करता है, कैसे मोस्ट ऑफ द टाइम सेल जो है इसमें अपना लगाता है। अब बात है कि सारा सेल तो डिवाइड नहीं होता है, मीन्स कुछ सेल होता है कि पहले डिवाइड करके और वो चीज़ पूरा कर लिया है। तो जो सेल डिवाइड नहीं करना है, अगर G1 फेज में आया, उसको डिवाइड नहीं करना, मीन्स उसके डिवाइडेशन का ज़रूरत ही नहीं है, वो आगे फेज में जाना ही नहीं चाहता है, तो वो किस फेज में जाएगा, यहाँ G1 से डायरेक्ट वो किस फेज में जाएगा, G0 फेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G0 फेज में जाएगा। तो
तो G0 फेज में कौन सा जाएगा? जैसे G1, H, G2 और ये आपका M फेज, ये तो पार्ट है सेल साइकिल का, लेकिन G0 फेज ये पार्ट नहीं है सेल साइकिल का। ये क्वेश्चन पूछता है इज G0 फेज इज पार्ट ऑफ सेल साइकिल? नो, G0 फेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ये अलग पार्ट हो जाता है क्योंकि वो सेल डिवाइड ही नहीं करना, तो वो दूसरे फेज में चला जाता है। तो G0 फेज के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि G0 फेज क्या है। तो ये G0 फेज को हम क्या बोल सकते हैं? क्वेसेंट फेज। क्वेसेंट फेज बोलते हैं। और इसमें कौन सा साइकिल जाएगा? तो ये जो है आपको जैसे जो सेल डिवाइड नहीं करना चाहता है तो इसमें जाएगा आपका हार्ट सेल, न्यूरॉन सेल और भी सेल जो बाद में डिवाइड करना, मतलब ओकेजनली डिवाइड करना है। इसके बारे में हम लोग एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेल का जो टाइप है वो कैसे डिवीजन के अनुसार बांटा गया है। जैसे आपको लेबाइल, परमानेंट, स्टेबल, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और जितना हो सके इसे शेयर करें। थैंक यू।